Welcome to fourth lecture of binomial theorem in 11th math series। जो हमारा पिछला लेक्चर था वो काफी इंपॉर्टेंट था और आज हम जो सीखेंगे, पिछले लेक्चर में क्या सीखा था, जनरल टर्म निकालना, वो इंपॉर्टेंट था। अब देखिए बाइनोमियल में आज हम डिफरेंट तरह का क्वेश्चन सीखेंगे। हालांकि हमने हेडिंग दिया है जनरल टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म एंड इरेशनल टर्म्स, और एक दो और पॉइंट हम बताएंगे, डिविजिबिलिटी के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल का कहां क्या क्या एप्लीकेशन है उसको आप देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो हमने पिछले क्लास में बोला था, आज हम शुरुआत करेंगे kth टर्म फॉर्मूलाज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, kth टर्म फ्रॉम द एंड इन a plus x to the power n इज इक्वल टू, आप इसको रिजल्ट मान सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं, फैक्ट मान सकते हैं। हमने फैक्ट वर्ड हम लिख रहे हैं। ठीक है, इज n माइनस k प्लस 2th टर्म ऑफ a प्लस x टू द पावर n फ्रॉम द बिगिनिंग, देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग लिखने की बहुत जरूरत नहीं होती है। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका क्या अर्थ होता है, कुछ नहीं लिखा हो तो इसका अर्थ आपका क्या होता है, कुछ नहीं लिखा हो तो इसका अर्थ होता है शुरुआत से ही। जैसे आप देखिए, सपोज कीजिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ 2x minus 3y to the power 35 from the end। ऐसा करके भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत रेयर आता है। तो आप इसमें सॉल्यूशन ऐसे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 10th टर्म फ्रॉम द एंड। ये शुरू से कितना हो जाएगा, k की जगह कितना हो गया, k की जगह 10 हो गया, n की जगह कितना है, 35 है। ये हो जाएगा 35 प्लस 10, 35 माइनस 10 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। रीजन सोचिए, अभी हम रीजन पे आएंगे। मतलब ये आपका कौन सा टर्म हो गया, इसकी अगर हम बात कर लें तो ये आपका कौन सा टर्म हो गया, ये आपका हो गया 35 प्लस 27th टर्म, 27th टर्म। ठीक है, इसलिए आपका क्या होगा, इसलिए आपका T10 फ्रॉम एंड आपका क्या हो जाएगा, T27। ये बिगिनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका T27 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 35C26 2x टू द पावर कितना, 35 और 26 का डिफरेंस 9 और माइनस 3y टू द पावर कितना, माइनस 3y टू द पावर आपका कितना हो जाएगा, 26 टर्म फॉर्मेट। अब चलिए हम लॉजिक पे आते हैं। ये तो आप याद रख लेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप ये फैक्ट्स को याद कर लेंगे और आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक्चुअली हम लॉजिक पे आते हैं कि क्यों हम ऐसा लिखते हैं। लॉजिक पे आते हैं, ये फैक्ट हम क्यों लिख रहे हैं, kth टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस इज दिस। समझे ना, पीछे से लिखना शुरू करेंगे। देखिए इसमें जो लॉजिक समझिए, क्वेश्चन तो आप याद करके भी बना सकते हैं, बट लॉजिक समझिए। ठीक है, इसमें लॉजिक क्या है। सपोज कीजिए कि किसी क्लास में 30 स्टूडेंट है, आपके क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, और आपका रोल नंबर 25 है। आपका रोल नंबर क्या है, 25 है। तो फ्रॉम द एंड आपका पोजीशन क्या है। अगर रोल नंबर में शुरू से आपका पोजीशन 25 है तो फ्रॉम द एंड आपका पोजीशन क्या है। तो देखिए पोजीशन कैसे काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6। 30 से अगर आप बैक काउंट करते चले गए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ये 6 आपका कैसे आएगा, ये 6 आपका आता है, ये जो भी नंबर आप उससे एक नंबर बढ़ा दीजिए।
31 और उसमें से इस 25 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पीछे से काउंट करते हैं तो एक हमको बढ़ाकर सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, एक बढ़ाकर सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट A to Z कितने लेटर्स है? 26। तो 26 Z पीछे से कौन सा लेटर है? क्योंकि 26 लेटर है, 27 में से आपको क्या करना है? 26 से सब्ट्रैक्ट करना, Z पीछे से क्या है? पहला है। तो ये लॉजिक चलता है पीछे से काउंट करने पर, ठीक है। आप इसलिए कि 26 तक 5 हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एक्चुअल तरीका क्या है पीछे से काउंटिंग का? एक्चुअल तरीका है n+1 - k, नॉर्मल मैथमेटिक्स में। आई बात समझ में? अगर हम बोले किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स और आपका नंबर 40 है, तो पीछे से आपका क्या पोजीशन होगा? तो पहले 50 में आप एक बढ़ेगा 51 और उस 51 से आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना? 40, तो आपका रैंक आ जाएगा 11। आप गिन सकते हैं कैसे? 50, 49, 48, 47, 46, 45, ठीक है, 44, 43, 42, 41, ये तो 10 हो गया और 40 11 हो गया। तो नॉर्मली एक बढ़ाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया लॉजिक है ये। लेकिन बाइनोमियल केस में 2 बढ़ाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब बाइनोमियल में पावर n होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाता है? बाइनोमियल में पावर n होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है n+1। तो उस n+1 में 1 बढ़ेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या सब्ट्रैक्ट होगा? n+2 - k हो गया। ये समझ में आया? और एक चीज आपको और यहां पर समझना है, अगर आप ऐसे शुरू से t10 लिखते हैं तो याद है 35 C9, तो ये दोनों हमेशा बराबर होगा। ये दोनों बाइनोमियल में पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट अंतिम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होता है NC0 NCn। दूसरा टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC1, पीछे से दूसरा का NCn-1, ये हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो शुरू से लेके लास्ट से लेके बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपका क्या मिलेगा? सेट मिलेगा। तो आज हमने आज पहला फैक्ट समझा, ठीक है। आज हम ऐसे छोटी-छोटी बहुत सारी बातों को आपको बताएंगे, और अगर सही कहा जाए तो ये जो क्लास है एकदम से आप कह सकते हैं ना IIT मेन का बेसिक क्लास है। हम इसको इसलिए बता रहे हैं कि कुछ स्कूल में हमने देखा है कि टीचर्स इस लेवल तक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं। जिन स्कूलों में थोड़ा कॉम्पिटिटिव मॉल IITs के लिए हमारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये जानना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन से पहले हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट टर्म। देखिए ग्रेटेस्ट टर्म को हम समझाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन 1/2 - 1/3 क्यूब। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने आपसे लिया। हमने ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इस क्वेश्चन को हम बिना किसी बाइनोमियल के a - b के होल क्यूब पे ब्रेक कर देते हैं। ये ब्रेक करने से हम आपको ये समझा सकेंगे कि व्हाट डज ग्रेटेस्ट टर्म मीन, व्हाट डज ग्रेटेस्ट टर्म मीन, ठीक है। ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ a + x का पावर n आप ये भी लिख सकते हैं, पर इस क्वेश्चन को आप समझिए। ये आपका क्या हो जाएगा? a³ - 3a² b - 3ab² और -b³। तो ये आपका क्या हो गया? 1/4 माइनस ये कितना हो जाएगा? नहीं 1/8 - 1/4। ये आपका क्या हो गया? एक से 3 कटेगा, नहीं गलत लिखा ना, प्लस माइनस प्लस। ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस 1/6 और ये क्या हो जाएगा? 1/27। ग्रेटेस्ट टर्म देखिए इसमें एक चीज अंडरस्टूड है, हम लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, विदाउट कंसीडरिंग साइन। अब इस बात को आप समझिएगा, विदाउट कंसीडरिंग साइन। साइन के लिए बिना, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें इसकी बात कर रहे हैं, 1/4 की बात कर रहे हैं, 1/6 कर रहे हैं और 1/27। इसके लिए कभी कभी हम लोग वर्ड लिखते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, या कभी कभी वर्ड हम लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन। साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, सारे टर्म चलेगा। तो ग्रेटेस्ट टर्म का अर्थ ये अंडरस्टूड होगा, कहीं लिखा नहीं होगा, साइन से मतलब नहीं है।
ऐसे देखा जाए तो 1/8 बड़ा है और -1/4 छोटा है, लेकिन नहीं, आपको 1/8, 1/4, 1/6 और 1/27 में सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा ये है, दिस इज ग्रेटेस्ट, दिस इज ग्रेटेस्ट टर्म। यही ऐसे ही आपका क्या निकलता है? ऐसे ही आपका निकलता है ग्रेटेस्ट। आई बात समझ में? तो ग्रेटेस्ट टर्म कहने का क्या अर्थ है कि पावर 3 और हम इसको सिंपलीफाई करेंगे टोटल 4 टर्म मिलेगा। उस 4 टर्म में सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा? 4 टर्म में सबसे बड़ा टर्म कौन होगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, विदाउट कंसीडरिंग साइन, साइन नहीं कंसीडर करना है। तो मैं अब एक यहां इसका आंसर क्या हो गया? 1/4। एक नोट करें, आपको देखिए तो 1/2 minus 1/3 to the power 3 and 1/2 plus 1/3 to the power 3 है सेम ग्रेटेस्ट टर्म। ये प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने माइनस को भी एक्सपेंड किया और साइन में अल्टरनेट प्लस माइनस में है, तो भी हमने क्या किया? माइनस को कंसीडर नहीं किया है। इसलिए अब जो हम अगला ग्रेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे अपने लिए लिखकर भी रखा था, उसी क्वेश्चन को लेंगे। तो उसमें आप देखिएगा, हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। बट आपको ग्रेटेस्ट टर्म समझ में आया? ये लिखा हो या नहीं लिखा हो विदाउट कंसीडरिंग साइन, बट ये अंडरस्टूड होता है, ये इंप्लाइड होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो कुछ लिखना लिख लीजिए और ये सब लिखिएगा। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब प्लस माइनस छोड़ के रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, मतलब साइन से कोई मतलब नहीं है। रिस्पेक्टिव ऑफ साइन का हिंदी अगर करेंगे कुछ नजदीक तो क्या होगा? साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या विदाउट कंसीडरिंग साइन है तो क्लियर है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए इसका एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन, चलिए सब हम हटा दें, आप सभी को फिर से हट जा लिख लिए होंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ, यही आप भी कर सकते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ, हम लिख रहे हैं 3x minus 4 to the power 7 at x is equal to -2/3। ठीक है, मीन्स हम इसको एक्सपैंड करेंगे। क्वेश्चन का नेचर समझिए, जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना टर्म आएगा? तो सर 8 टर्म आएगा, 8 टर्म आ जाएगा। उस 8 टर्म में हर टर्म में x का वैल्यू रखेंगे तो 8 का अलग अलग वैल्यू निकलेगा। उसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? तो इसका पहले आप देखिए वर्किंग रूल देखिए। वे विल मेक ऑल टर्म्स पॉजिटिव, ऑल द टर्म्स पॉजिटिव। इसमें जो कुछ है सबको हम पॉजिटिव मानेंगे, पहला। और दूसरा, लेट r plus 1th term be the greatest term। इसको हमने क्या मान लिया? ये मान लिया सबसे बड़ा टर्म है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? tr plus 1/tr किससे बड़ा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका होगा। इसको हम लिखते हैं ना, तो कभी कभी बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हालांकि दोनों को लेकर बनाना चाहिए, ये बात हम सिर्फ बोल दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि दोनों को लेकर बनाना चाहिए, इस कंडीशन को भी और इस कंडीशन को भी। पर आजकल ऑब्जेक्टिव के समय में हम क्या करते हैं? इसी को लेकर बनाते हैं और नियरेस्ट इंटीजर लेकर आंसर दे देते हैं, जो कि हम यहाँ पर दे दे रहे हैं। ठीक है, इलेवेंथ में भी बना दीजिएगा तो लोग इसको मान लेते हैं, पर लेना चाहिए दोनों कंडीशन को। देखिए ग्रेटेस्ट टर्म कहने का क्या अर्थ है, ये हमने क्यों लिखा है? जैसे मान लिख रहे हैं 3, 10, 15, 16, 7, 3, 1। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा ये है, तो इसको अगर अपने लेफ्ट वाले से भाग दीजिएगा तो एक से बड़ा होगा। ये अगर आपका r+1 पोजीशन है तो ये क्या पोजीशन है? r, और इसका क्या पोजीशन है? r+2। तो जब आप इसको इससे भाग दीजिएगा, ठीक है, तो एक से बड़ा होगा, और इसको इसके बाद वाले से भाग दीजिएगा तो एक से क्या होगा? बड़ा ही होगा। इसमें बहुत बार हम क्लास के बाद पूछना कैसे ना छोटा ना होगा, नहीं। जब tr+1 सबसे बड़ा तो कहने का क्या अर्थ है? अपने लेफ्ट वाले से भी बड़ा और अपने राइट वाले से भी बड़ा। 16/15 भी एक से बड़ा और 16/7 भी किससे बड़ा? 1 से बड़ा। कभी कभी बराबर हो सकता है, दो लगातार टर्म बराबर मिल जाए तो ये बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप तो सबको पॉजिटिव बनाएंगे, दूसरा क्या करेंगे? लेट r+1 टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, वी आर यूजिंग दिस
फाइंड आर, यूज नियरेस्ट इंटीजर, इसको हम लिख दे रहे हैं यूज या टेक, यूज से अच्छा और टेक होगा, टेक नियरेस्ट इंटीजर। हमने आपको फिर से बताया दोनों को लेकर कॉमन केस निकालना चाहिए, बट नियरेस्ट इंटीजर से क्वेश्चन को बना लेते हैं। चलिए आप वर्किंग रूल पहले लिख लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन पे आते हैं। बाइनोमियल है, सॉल्यूशन में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बताते इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। आज का हम दूसरा पॉइंट बता रहे हैं। पहला पॉइंट kth टर्म फ्रॉम एंड, दूसरा ग्रेटेस्ट टर्म। इस लॉजिक को आप नोट कर लेंगे, इससे इधर भाग देंगे बड़ा होगा, अगर इससे भाग देंगे बड़ा ही होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले कंसीडर 3x minus 4 to the power 7 at, consider 3x minus 4 to the power 7 at x is equal to 2/3। अभी हमने बोला ना 1/2 minus 1/3 का पावर लीजिए, या 1/2 plus 1/3 का पावर लीजिए, सब कुछ हमेशा ग्रेटेस्ट टर्म एक ही देगा। तो सबको पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं मानेंगे ना तो फिर ये इसका तो डिवीजन माइनस आ जाएगा, तो फिर ये काम प्रॉब्लम हमको करेगा। तो इसलिए आप क्या क्या हो गया, लेट r प्लस 1th टर्म, नहीं ये भी प्लस, गलत हमने लिखा, ये भी प्लस, लेट r प्लस 1th टर्म भी ग्रेटेस्ट टर्म। इसको हम लोग क्या मान ले, इसको हम लोग मान ले ग्रेटेस्ट टर्म, भी ग्रेटेस्ट टर्म। तो ये जब हम ग्रेटेस्ट टर्म मानेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल मेक ऑल द टर्म्स पॉजिटिव। समझ में आया ना, जो कुछ भी नेगेटिव था जहां भी था सबको हमने छोड़ दिया, ये यहां माइनस साइन था प्लस बना दिया, यहां माइनस साइन था प्लस बना दिया, क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म को साइन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर आपका हो जाएगा tr प्लस 1 बाई tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आप क्या कर सकते हैं, tr प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू tr। अब यहां सॉल्व करते चले जाएं, आपने लिख लिया होगा, टेक नियरेस्ट इंटीजर से हम काम कर लेंगे। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, tr प्लस 1, जल्दी से हम लिख लें, 7cr 3x to the power 7 minus r 4 to the power r greater than 7cr minus 1 3x to the power 7 minus r minus 1 4 to the power r minus 1। अब हमको बहुत समझाने की जरूरत इसमें नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 7 माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। यहां से आप ध्यान से देखिए 3x टू द पावर 7 माइनस r, चलिए एक स्टेप हम कर देते हैं। इस दोनों को ध्यान से देखिए तो into 4 हो जाएगा, एक पावर इसमें ज्यादा उधर एक पावर कम है। ये आप क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 माइनस r r माइनस 1, है ना, यही ना, इस दोनों का डिफरेंस एक्चुअली 7 माइनस r माइनस 1, हमने सीधा लिख दिया 8 माइनस r r माइनस 1, और ये 3x का पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस r। एकदम अगर पीछे का क्वेश्चन से बना बहुत दिक्कत नहीं होगी। ये आपका कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, अगला स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले दिन हम ऐसा बहुत सारा कैलकुलेशन करेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, कैसे, तो देखिए सबसे पहले तो इस दोनों में ये वाला बड़ा है और इस, ठीक है, 8 माइनस r बड़ा 7 माइनस r से, और r बड़ा है r माइनस 1 से। तो ये हम कैसे ब्रेक करते हैं, पहला वाला क्लास में बताया था, उसी को हम यूज कर रहे हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे 1/7 माइनस r फैक्टोरियल r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। r बाहर निकालेंगे तो r माइनस 1 बचेगा, फिर यहां से देखिए इंटू 4, तो सर ये 3x का 7 माइनस r पावर क्या कहां गया, तो ये वाला पावर एक ज्यादा है, जैसे यहाँ इससे इसको कैंसिल किए थे, एक पावर ज्यादा था 4 बचा था। बात को ध्यान से सुनेंगे, इसमें देखिए कैंसिल करेंगे, जैसे अगर आपका 4 का पावर 5 ग्रेटर देन 4 का पावर 4 है तो कैंसिल हो सकता है ना, 4 ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक पावर ये ज्यादा है, अगर किसी को दिक्कत हो तो 3x का पावर 8 माइनस r अपॉन 2x, 3x का पावर 7 माइनस r होगा ना। अगर इसको हम इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो इतना होगा ना, तो पावर से पावर घटाएंगे तो एक हमारा 8 माइनस r माइनस 7 माइनस r, तो r और r कट जाएगा, 1 बचेगा, इसलिए इसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं।
फिर से आते हैं, इसको हमने इतना लिखा, इसको हमने इतना लिखा, इसको एक्चुअली हम कैंसिल करेंगे, इधर एक पावर ज्यादा है, यहां से हम इसको 8 माइनस आर अगर हम बाहर लेंगे तो एक कम करेंगे तो क्या होगा, पहला क्लास याद कीजिए, 7 माइनस आर माइनस 1 इंटू क्या हो गया 3x, एक पावर ज्यादा है 1 पावर, 7 माइनस आर और 8 माइनस पावर आर एक का अंतर है तो हो जाएगा। देखिए तरीका क्या है ना, इसको हम चेंज किए 7 माइनस आर फैक्टोरियल में ताकि ये कैंसिल हो गया, छोटे वाले में चेंज करते हैं, पहले दिन बताया था, इसको हम चेंज किया r माइनस 1 फैक्टोरियल ताकि ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये पूरा काम हमको किस वैल्यू पे करना है, ये पूरा काम हमको करना है एट r इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू, नहीं एट x इज इक्वल टू, x कौन सा वैल्यू था 2/3, तो 2/3 पे आपका क्या हो जाएगा, ये तो 4/r है, 4/r है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 1/8 माइनस r और 3 into 2/3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 4 into 8 माइनस r किससे बड़ा होगा, ये आपका 2 into r से बड़ा होगा, इसको भी कैंसिल कर दीजिए दो बार में, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 3r, 16 माइनस 2r किससे बड़ा होगा r से, तो 16 किससे बड़ा होगा 3r से, r किससे छोटा हो जाएगा, r आपका छोटा हो जाएगा 16/3, मींस 16/3 कहने का क्या अर्थ है, 16/3 कहने का अर्थ है 5 होल 1/3, 16/3 कहने का क्या अर्थ है 5 होल 1/3। नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इससे छोटा है तो नियरेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा, हमने बोला नियरेस्ट इंटीजर लेकर हम काम कर देते हैं, आपको जो लिखना है सो लिख लीजिए, हम नियरेस्ट इंटीजर लेकर इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है, जो लिखना है सो लिख लीजिए। फिर ऊपर का हम टर्म इरेज करते हैं, पहले यहाँ लिखा फिर साइड में लिखा है, ये आपका ऐसे है, यही आपका देखिए, वो बड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा और छोटा, अगर 16/3 से छोटा है, 16/3 के इधर 5 और इधर 6 है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहीं बड़ा कहीं छोटा आएगा, तो देखिए छोटा है तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 5, अगर बड़ा आता तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाता 16/3, 5 पॉइंट समथिंग 16/3, बड़ा आता तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाता 6 हो जाता, तो बड़ा छोटा ध्यान से देखिएगा, हर बार छोटा नहीं, ये 5 देखकर नहीं, ये छोटा देखकर 5, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर इज r is equal to 5, at r is equal to 5, at r is equal to 5, t6 आपका क्या होगा, r 5 में t6, ये आपका क्या हो जाएगा, यही लिखा हुआ था ना, देखिए फिर से एक्सप्रेशन लिखे क्या था 3x plus 4 का पावर 7, यही था ना, तो यहाँ पर t6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 से 5, 3x का कितना पावर 7 minus 5, 7 minus 5 कितना हो गया 2, फिर आपका 4 का कितना पावर 5, और x का मान दे देना है, क्योंकि x के मान के बाद ही सारा टर्म निकलेगा, x का मान दे देना है। r कैसे निकाले पता चल गया, मतलब जब हम एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करेंगे 8 टर्म आएगा, हर टर्म x का मान देंगे, तो जब हम छठा टर्म होगा मींस r इज इक्वल टू 5 के लिए 6 टर्म में r 5 होता है, उसमें जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या मिलेगा, सबसे बड़ा मिलेगा। चलिए कैलकुलेशन कर ही देते हैं हम, यहाँ पर क्या हो गया 7 into 6/2 into 1, 3 into 2/3, x का वैल्यू 2/3 था और 4 का पावर 5 कितना हो जाएगा 10 तो 24 है ना, 4 का 5 2 का पावर 10। चलिए कुछ कैलकुलेशन हम भी कर दे कभी कभी, ये आपका क्या हो गया 7 है ना, 7 और 21 84, 84 into 1024, बड़ा बड़ा आंसर आता है, कहीं कहीं हम कर देते, आपको बताने के लिए इतना पेशेंस रखना होगा। ये कितना हो गया 24,96, 10 चौका 40, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 1, 8 2 16, 8 2 19 है ना, 8 2 16 3 19 का 9 हाथ में 1, फिर 1 और ये कितना हो गया 8, तो नहीं गलत लिख दिया ना, 2 9 1 8, इसका डबल कर देना कितना क्योंकि, तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अगर हमने कैलकुलेशन गलत नहीं किया है तो ये गलती होना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा टर्म यही आ गया।
86 तो वर्किंग रूल के इसको नोट कीजिएगा। आज का हमने दूसरा पॉइंट बताया, क्वेश्चन तीसरा था, पॉइंट दूसरा था। कौन सा पॉइंट था? ये आपका पॉइंट था ग्रेटेस्ट टर्म। समझ गए? सबको पॉजिटिव बनाएंगे, tr + 1 को tr से बड़ा करके r का मान निकाल देंगे, नियरेस्ट इंटीजर दे लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर टैप बनाते बनाते सीख जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज हम 2 पॉइंट सीख लिए। ठीक है, अब एकदम आप सोचिएगा, पहला केयर्स फ्रॉम लास्ट सीखे और दूसरा क्या सीखे? ग्रेटेस्ट टर्म। चलिए तीसरा हमारे इरेशनल टर्म्स पे। ठीक है, और कैलकुलेशन बाइनोमियल का बड़ा होता है, आपको बहुत पेशेंसली करना है। और आप इसलिए करेंगे ना, इसके बाद आपको बहुत प्रोजेक्शन वगैरह तो बहुत आसान लगने लगेगा और इससे कंसंट्रेशन काफी बढ़ेगा। चलिए थर्ड में हम आते हैं, इरेशनल टर्म्स। एक्चुअली पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस को हाईलाइट करने के लिए नाम देते चले जा रहे हैं। देखिए इरेशनल टर्म्स में क्या होता है, जैसे अब सीधा सीधा क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा ना। क्वेश्चन सीधा है, फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन, इरेशनल टर्म्स या रैशनल भी हो सकता है इन, चलिए पहले रैशनल ही दे दें। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन 4th root of cube plus 5th root of 7 to the power 750। रैशनल घटाकर टोटल से घटाकर रैशनल निकाल लेंगे, पर हम हेडिंग देते हैं रैशनल टर्म्स ताकि आपको पता चले। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, कोई हमको ज्यादा थ्योरी बताने की जरूरत नहीं, हम लिखते चले जा रहे हैं, एक जगह एक पॉइंट आउट करना है और अब देख लेंगे। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये है 3 का पावर 1/4 और वो क्या है 7 का पावर 1/5 और पूरे का कितना पावर 750। अब वर्किंग रूल लिखना हो तो पहला जो 2 स्टेप लिख रहे हो वो आपका वर्किंग रूल है। क्वेश्चन के साथ ही आप इसको समझ लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, समेशन में, समेशन साइन में 750 CR 3 to the power 1/4 का कितना पावर, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इस दोनों का डिफरेंस हो गया 750 माइनस R, और फिर क्या हो गया 7 1 के पावर 5 का कितना डिफरेंस हो गया, ये आपका हो गया R इज इक्वल टू 0 टू कितना 750। चलिए इसको हम एक बार और देखते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करके क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू 0 टू 50 750 CR 3 750 माइनस R/4 और फिर कितना 7 टू द पावर R/5। अब आप लॉजिक समझिए, हम इंग्लिश में लिख देंगे, सॉरी वो हम इंग्लिश कह रहे हैं, वो हम रेड से लिख देंगे। देखिए क्या लॉजिक है, ये रैशनल होने के लिए, इरेशनल का होता है फ्रैक्शन पावर इरेशनल, ये बात आप समझते हैं ना, √2 का पावर 1/2। ठीक है, ये पावर, ये आपका क्या 7 का पावर 1/3 क्या है, ये आपका इरेशनल है। लेकिन 8 का पावर 1/3 रैशनल हो जाएगा, इसका वैल्यू निकलता है 2 होता है। अगर आप लिख सकते हैं 30 का पावर 1/5, ये क्या इरेशनल है, पावर 1/5 हो गया तो इरेशनल हो गया, अपरिमेय संख्या। और अगर 32 का पावर 1/5 कर दें तो ये 2 का पावर 5 हो गया, एक तरह से इंटीजर हो गया, और इंटीजर हो गया तो रैशनल हो गया। ये बात आप समझ रहे हैं। तो ये रैशनल तभी होगा जब ये टर्म इंटीजर और ये टर्म इंटीजर हो, बेसिकली ये इंटीजर भी हो जाएगा। बट हमने क्वेश्चन में रैशनल इसलिए कहते हैं कि अगर यहाँ पे 3 के जगह 1/3 दे देते तो वो वाला चीज रैशनल का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर ये इंटीजर और ये इंटीजर, अगर दोनों इंटीजर हो जाएगा, दोनों होना जरूरी है, अगर दोनों इंटीजर हो जाएगा तो ये आपका इंटीजर मतलब रैशनल मिल जाएगा। जैसे आपको अगर हम पूछे कि 4 × 3 का पावर 1/4 कैसा नंबर है, तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो दोनों में फाइनली रैशनल होगा। इसलिए रैशनल होने के लिए जरूरी है कि ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर हो। तो बस यही आपको अगर थ्योरी है यही समझना है। ठीक है, टर्म विल बी इंटीजर इफ बोथ इंटीजर और ब्रैकेट में हम रैशनल लिख देते हैं,
क्योंकि यहाँ पे ये चीज आपका ये दोनों इंटीजर इसलिए इंटीजर आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये 1/3 2/3 4/7 ऐसा होता तो रैशनल आता। टर्म विल बी इंटीजर रैशनल इफ both 750 minus r by 4 and r by 5 are integers। ये इंटीजर और ये इंटीजर, कोई फ्रैक्शन पावर नहीं बचना चाहिए। तो बस इसी का कैलकुलेशन है। देख लिया यहां तक? बस एक सवाल इनफ है इसमें एक क्वेश्चन इनफ है। तो देखिए इसमें आपका क्या है, आपका है, अब समझेंगे आप लॉजिक। 750 माइनस r by 4 will be integer if, इंटीजर गलत लिखा, if r, देखिए इंटीजर कब होगा, r का मान 0 रखेंगे तो 750 by 4, क्या 750 by 4 कैंसिल होता है 4 से? तो नहीं कैंसिल होता है, ठीक है। r का मान 1 रखेंगे तो 749 by 4 से कैंसिल नहीं होता है। r का वैल्यू हम रखेंगे 2, बात समझिएगा, इसको ये कैंसिल नहीं होगा, काटेंगे ना तो 375/2 आएगा, पूरा नहीं कटेगा, इंटीजर चाहिए हमको। ये पूरा कब कटेगा, जब r का मान यहाँ पे पहले कम से कम 2 रखेंगे। 748 by 4 ये कैंसिल हो जाएगा, काट सकते हैं ना, 4 इकाई 4, फिर 3 और 4 कितना हो गया, चलिए 32 और 10 ऐसे कट जाएगा। तो r का मान 2, अब पहला मान 2 हो गया तो अगला मान 6 होगा। 4 से डिविजिबल है ना, पहला ही मान पकड़ना, 4 के डिफरेंस पे होगा। अगला आपका क्या होगा, अगला आपका होगा 10, फिर अगला आपका क्या होगा 14, अगला आपका क्या होगा 80, ऐसे करते करते लास्ट क्या होगा, अभी हमने लिखा था ना, लास्ट आपका क्या हो जाएगा, लास्ट आपका 750 हो जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे 750 रखेंगे, r का मान कहां से कहां हो सकता है, 0 से 750 तक, ये बात याद आ रहा होगा, बोले नहीं तो चलिए बोल देते हैं। तो 0 से जब रखना शुरू करेंगे तो 0 पे तो ये 4 से नहीं कटेगा, r1 पे नहीं कटेगा, r2 पे कटेगा, फिर 2, जब पहला 2 मिल गया तो फिर 4 के डिफरेंस पे ही कैंसिल होगा, 2 6 10 14 अब 18 750 पे क्यों होगा, क्योंकि 750 minus 750 0 by 4 is 0। ये आ गया। चलिए आगे लिखते हैं, r by 5 will be इंटीजर, ये कब इंटीजर होगा, एक पहला तो r का मान 0 by 5, ठीक है, ये आसान मिल गया, 0 5 10 15 और ये भी 750 तक चला जाएगा। हमने क्या लिखा था, बोथ आर इंटीजर्स, दोनों कब इंटीजर होगा, क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आ गया, बोथ आर इंटीजर्स इफ पहला कॉमन वैल्यू दोनों में क्या मिल रहा है, जो इंटीजर है 10, r is equal to 10, अगला कॉमन वैल्यू क्या मिल रहा है, आप एक ऑर्डर में लिखते भी चले जा सकते हैं, बट हमने बताया था 4 और 5 का एलसीएम याद कीजिए, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 5, इसका कॉमन डिफरेंस 4, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, प्रोग्रेशन का टॉप याद कीजिए। तो 4 और 5 का एलसीएम 20 है, तो अगला आपको 30 मिलेगा, नहीं तो आप लिखते चले जा सकते हैं, इसमें तो 30 ऑब्वियस मिलेगा, 20 25 30, इसमें भी मिलेगा 20 to 26 30। अगला आपको क्या मिलेगा, अगला आपको मिलेगा 50, ठीक है, फिर अगला क्या मिलेगा 70 और लास्ट में क्या मिल गया 750। इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, इसमें टोटल कितने टर्म्स है, वही नंबर ऑफ रैशनल टर्म होंगे। चलिए इक्वेशन को इरेज करते हैं, हम यहां से यहां तक आप लिख सकते हैं, थोड़ा लिख लीजिए। चलिए तो यूजिंग एपी कौन सा, Tn is equal to a plus n minus 1 into d, क्या हो जाएगा 750 is equal to 10 plus n minus 1 into 20। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया 740 by 20 n minus 1, पहले 10 सब्ट्रैक्ट किया 20 से डिवाइड किया तो n is equal to 38, आप अपना कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 37, 0 से 0 कैंसिल होगा 37,
ऐसे काटना ही चाहिए, चलिए समझा दिया। और ये 38। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने हो गए? 38। टोटल टर्म्स कितने थे? 750। नहीं सर, 750 प्लस 1 751। याद कीजिए n प्लस 1। बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने हो गए? हमने क्वेश्चन में रैशनल कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स ये आपके कितने हो गए? तो 751 माइनस 38, आई होप 730। क्वेश्चन रैशनल पे पूछेंगे तो 38, इरेशनल पूछेंगे 730। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए हो सकता है कभी कभी r इज इक्वल टू 0 कॉमन हो, ये बात हम बोल दे रहे हैं। अगर r इज इक्वल टू 0 कॉमन होगा तो यहाँ पे a का मान 0 लेकर चलेंगे, वो भी अपने आप में एक टर्म। तो आप इरेशनल टर्म्स को भी सीख गए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज तीन चीज सीखे। लास्ट टर्म, kth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट टर्म kth टर्म फ्रॉम एंड, फिर क्या सी ग्रेटेस्ट टर्म, फिर क्या कीजिए रेशनलाइजेशन। कुछ आते हैं डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर पे, हालांकि उसको हमने रीडिंग में नहीं दिया था। इसमें आपको जो कुछ नोट करना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होपफुली कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो अगला आपका है डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, सीधा क्वेश्चन, कुछ ज्यादा दाएं बाएं नहीं। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में टच कर दिया है। प्रूव दैट, क्वेश्चन एक्चुअली लिखे हुए हैं बगल में, पहले लिख लेते हैं, बार बार किताब नहीं पलटना पड़े। यही क्वेश्चन है। -31n + 32 is divisible by 961। या पूछेगा इज ए मल्टीपल ऑफ 961, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपका अंडरस्टूड होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका अंडरस्टूड होगा। यहां तक तो माही है। तो ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन n का मान 1 रख के बना लीजिएगा, और इसका एक्चुअल तरीका क्या आप देखते चले जाइए। देखिए इसका एक्चुअल तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसका की पॉइंट है कि 961 आपका 31 का स्क्वायर होता है। ये की पॉइंट है। 961 क्या होता है? 31 का स्क्वायर होता है। तो अब देखिए कैसे पकड़ेंगे। 2 to the power 5n + 5 - 31n 32। ये हम लिखेंगे 2 का पावर 5n × 2 का पावर 5 - 31n + 30 प्लस है ना, ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये 2 का पावर 5 का पावर n, इसको हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 32 - 31n + 32। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 32 का पावर n × 32 क्या हो गया -31n + 32। आगे बात समझ में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला 32 हम पहले लिख लें, ये वाला 32 हम पहले लिख लें, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख लेते हैं 1 + 31 का पावर n। 1 + 31 का कितना पावर n -31n + 32। एक्चुअली हमने कोशिश किया है कि इसमें एक टर्म को हम क्या लिया है 31 लिया है। 31 का स्क्वायर क्या मिल जाए 962। ठीक है, देखते चलिए आपको आइडिया मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इंडक्शन से भी प्रूफ कर सकते हैं, बट हम इंडक्शन यूज नहीं करेंगे। ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है। अब देखिए नाउ, चलिए जल्दी से लिख लीजिए। हम इस पूरे को जो है ना इरेज करेंगे, ठीक है, बराबर ही लिखते चलते हैं, नाउ लिखने की क्या जरूरत है। देखिए इस पूरे को इरेज करेंगे, क्या है 32, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। 1 + x के पावर n के एक्सपेंशन पे ये होता है 1 प्लस, मतलब ये होता है nc0 + nc1x + nc2x²। 1 होने से काम आसान हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया nc0 + nc1 × 31 + nc2 × 31² + nc3 ×
31 का क्यूब, ठीक है। और ये आपका हो गया -31n -32। होपफुली आप समझ रहे हैं। ये 31n लिखा बाद में और ये 32 लिख दिया। यहां से देखिए, यहां से आपका 31 स्क्वायर इज कॉमन। अगर ये 961 से डिविजिबल है तो हम क्या दिखाएंगे कि इसके आगे में 961 आ रहा है, तभी दिखाएंगे ना। जैसे 72 8 से डिविजिबल है तो क्या लिखेंगे, 8 × 9 होता है। आ रही बात समझ में। तो हमको एक्चुअली क्या निकालना है, 961 कॉमन निकालना। 961 31 के स्क्वायर से पकड़ाएगा, डेटा पकड़ना होता है। 31 कहां पे छुपा हुआ था, 32 के पास छुपा हुआ था। तो यहां से 31 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब हमको दिखाना है कि बाकी से भी 31 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ओवरऑल कितना कॉमन आना चाहिए, ओवरऑल कॉमन आना चाहिए 961। ओवरऑल कितना कॉमन आना चाहिए, तो ओवरऑल कॉमन आना चाहिए 961। तो वो कैसे होगा, तो आप देखिए। चलिए ये सब हटा दें। बहुत देखिए, ये आपका हो गया 32। इसको आप 1 लिख सकते हैं इंटू 1, ठीक है। NC0 प्लस 32 NC1 कितना होता है, इंटू n इंटू 31 प्लस 32 के साथ हम बाकी जो कॉमन वाला था वो लिख दे रहे हैं। NC2 इंटू 31 स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 31 क्यूब एंड सो ऑन। आई बात समझ में। अब लास्ट वाला तो छूट ही गया, बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। 31 and minus 32, ये 32 कैंसिल हो गया। अब आप इसको गुना कीजिए, 32 into 31, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 96 992। ये आपका हो गया 992n, ये वाला माइनस प्लस 32। ये आप 31 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बाकी जो भी बचेगा NC2 NC3 into 31, आपको 31 स्क्वायर कॉमन चाहिए था, माइनस 31n। इस दोनों को आप देखिए तो कितना होगा, 992 में से अगर हम 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 961 आ जाता है। बस यही हमको चाहिए था। नीचे वाला इरेज कर दें तो बस हम लगभग क्वेश्चन तक आ गए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 961n plus 32 into 31 NC2 NC3 into 31 and so on। पूरे में आपका 961 कॉमन आ गया। ये कितना बच गया, n प्लस, इसमें 961 नहीं 31 स्क्वायर था। ये 31 स्क्वायर ही एक्चुअली क्या था, चलिए 961 लिख दे ताकि नजर आ जाए जो क्वेश्चन में डेटा था। 31 स्क्वायर 961। अब ये कितना हो गया 32 के साथ NC2 plus NC3 31। ये आपका इंटीजर होगा। n तो इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, और बोला था कि NC1 NC2 NC3 क्या होता है, इंटीजर। तो फाइनली आपका कितना आ गया, फाइनली फिर थोड़ा सा बदल में लिख दें, एक लाइन और लिखना है, 961 into an integer, therefore it is divisible by, किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 961, 961 से डिविजिबल होगा। तो भी बस, तो जो भी नंबर है उसका मल्टीपल लाना है, ठीक है। जैसे नंबर हम देंगे आज 196, तो आप 196 देंगे तो आप समझ लीजिएगा किसका है, 14 का स्क्वायर। नंबर देंगे 512, मतलब 8 का क्यूब है। ऐसे ही कोई कोई नंबर होगा, कुछ नंबर सीधा भी आ सकता है। पकड़ना है डिविजिबिलिटी। चलिए इस पे दो क्वेश्चन अभी हम और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का नेचर थोड़ा बदल रहा है, इसमें आपको जो लिखना है सो लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। ये आपका क्वेश्चन नंबर आज का कितना हो गया, आज हमने बताया था ग्रेटेस्ट टर्म में 2 3 4 5। अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको आप लिख लीजिए, होपफुली आपने लिख लिया होगा, वो वाला पार्ट भी लिख लीजिए। देखिए इसमें कभी कभी क्वेश्चन रिमाइंडर पे आएगा, वो रिमाइंडर पे कैसे आएगा सो बताते हैं। वो क्वेश्चन में देख एनसीईआरटी वाला डेटा है। जैसे आपका ये 32 और ये 32 क्या हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया ना। मान लीजिए कि ये आपका कुछ बच गया होता, मान लीजिए कि ये आपका कैंसिल हो, यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए कि 961 कैंसिल होने के बाद आपका 2 बच जाता, ये आता ना, मानिए लास्ट में +2 बच जाता, तो रिमाइंडर 2। लास्ट में अगर 8 बच जाता तो रिमाइंडर क्या होता है, 8 होगा। तो रिमाइंडर पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा, हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरा नंबर 6 हो जाएगा। अगर हमको नंबरिंग सही याद है तो फिर से याद कर लिए, 1 2 3 4 5 और 6, एक सवाल ही बता रहे हैं। फिर ऐसे फाइंड द रिमाइंडर when 2 to the power 1004 is divided by 33। तो यहाँ 7 थोड़ा डेटा फिनिश करती है। तो देखिए ये डेटा हम कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, सिंपल है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, आज का क्लास का ये खासियत है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे टाइप का हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसका की पॉइंट क्या है। इसका की पॉइंट है कि 33 आपका होता है 2 का पावर 5 का 1 प्लस 1, 2 का पावर 5 प्लस 1। अब आप सॉल्यूशन पे आइए। तो सर आपने की पॉइंट क्यों लिखा, हम सॉल्यूशन लिखते चले जाते, आप देखिए और समझते चले जाइएगा। 1004 ये आपका क्या हो गया, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 1000। सर 2 का पावर 4 क्यों बाहर लिए, इसको 16 कीजिए। बेसिकली हमको 2 का पावर 5 लाना था, तो पूरे में 2 का पावर 5 आता नहीं, कॉमन 4 कम कर लिए तो एक ऐसा नंबर आ गया जो 5 का क्या है, जो 5 का आपका मल्टीपल है। मतलब ये आपका क्या आ गया, ये आपका 16 इंटू 32 का पावर 200 है। 16 इंटू 32 का पावर 200 है। तो देखिए अब क्या होगा, 16 32 का पावर 200, मतलब ये पूरा वैल्यू 16 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 33 माइनस 1 का पावर 200। एक्सपेंड करते चले जाइए, डिवाइडेड बाय अब क्या था 33, एक्सपेंड करते चले जाइए। पहला क्या मिलेगा 200 C0, 33 का पावर 200। दूसरा आपका क्या मिलेगा, दूसरा आपका मिलेगा 200 C1, 33 का पावर 199। सब में 33 मिल रहा है, तो क्या लास्ट तक 33 मिलेगा, ये आपको समझना है। तो नहीं सर, लास्ट वाला तो नहीं मिलेगा। लास्ट में सर मिलेगा 200, 1 का पावर 200 लिखते नहीं है, मतलब सर ये आपका क्या मिल जाएगा 1। इसके पहले क्या मिलेगा, तो इसके पहले ही मिलेगा सर, ये तो प्लस में रहेगा, ये माइनस में। ये भी डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट वाला प्लस या माइनस, अगला क्वेश्चन में माइनस ले लेंगे। इसमें प्लस है ना, 0 प्लस में 2 प्लस में तो 200 माइनस में। अब देखिए ना 33 कॉमन होगा पूरे में, आई बात समझ में। तो डिविजिबल वाले में क्या होगा ना, कॉमन होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और रिमाइंडर वाले में कुछ क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसको आप लिख सकते हो डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, हेडिंग दे सकते थे। तो देखिए इसमें क्या हो गया 16, ठीक है, हम 33 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहां से हम 33 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 200 C0, 33 का पावर 199 माइनस 200 C1, 33 का कितना पावर 198, एक एक पावर लेस होता चला जाएगा। ऐसे करते हुए क्या बचेगा माइनस 200 C19। लेकिन ये लास्ट वाला आपका बच जाएगा प्लस क्या, इसका वैल्यू कितना है, ये बच जाएगा 1। लेकिन ये 16 इंटू 1 बचेगा, ये 16 में बड़ा ध्यान रखना है। 16 इंटू 1 बचेगा, क्यों 16 इंटू 1 बचेगा, क्योंकि ये 16 से एक्चुअली दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा था ना। ये 16 में पूरे से तो 33 कॉमन लेकर मल्टीप्लाई किया, लास्ट में 1 से भी मल्टीप्लाई किया, छूट जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो ये आपका डिविजिबल बाय 33 है, डिविजिबल बाय 33 है। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका क्या 16 क्या हो गया, रिमाइंडर डिवाइड करके कितना बचेगा 33 16। अगर ये 0 बचा तो डिविजिबल हो गया। तो देखिए इसमें एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप देखिए। हालांकि नॉर्मली उसको सब नंबर थ्योरी पे हम आ रहे हैं, नंबर 7 होना चाहिए। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन find the remainder when 5 to the power 99 is divisible by, is divisible कैसे वर्ड गलत चीज है, divisible मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, is divided by
is divided by what? Is divided by 13. इस क्वेश्चन को हम स्ट्रिक करते हैं, नहीं स्ट्राइक करेगा, पहले से नहीं बना हुआ है तो अब एकदम देखते चले जाइए। पहले कुछ ज्यादा बोले उससे अच्छा है कि आप देखते चले जाइए। देखिए हम एक्चुअली 5 के पावर 99 को लिख रहे हैं 5 into 5 का पावर 98 मीन्स 5 into 5 स्क्वायर का पावर 49 मीन्स 5 into 25 का पावर 49। इसलिए ये जो 5 का पावर 99 है इसको अब यहां से हम लिख रहे हैं 5 के साथ 26 माइनस 1 का पावर 49। ये पहला नया पॉइंट है, फर्स्ट न्यू पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके इस क्वेश्चन का पहला नया पॉइंट है। सर लाना तो 13 था लेकिन हम किससे बढ़ गए? हम बढ़ गए 26 से। हम 26 से क्यों बढ़ गए? हम 26 से इसलिए बढ़ गए कि 13 का मल्टीपल 26 है। एक नंबर को 1 रखिएगा रिमाइंडर वाले में, क्योंकि 1 का कोई भी पावर क्या होता है? 1 होता है। अगर आप इसको लिखते हैं 25 को 13 + 12 तो लास्ट हमारा 12 का पावर 49। काम आपको फिर से करना पड़ेगा, काम मुश्किल हो जाएगा। तो पहला नया पॉइंट क्या है कि एक नंबर को तो 1 रखेंगे रिमाइंडर वाले में, डिविजिबल वाले में नहीं भी रखते हैं तो डिविजिबल वाले में काम चल जाता है। रिमाइंडर में 1 को 1 रखेंगे। दूसरा क्या, अगर ये 13 है तो ये नंबर 13 का मल्टीपल कुछ भी हो, अगर टोटल 26 कॉमन हो जाएगा तो 26 क्या है? 13 into 2, 13 से डिविजिबल होगा। तो पहला नया पॉइंट आपका ये 1 होना चाहिए और ये आपका जो नंबर है उसमें किसी का मल्टीपल भी हो सकता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या होगा? तो ये एक्सपेंड करने के बाद आपका 5 पहला क्या हो जाएगा? 49 से 0 26 का पावर 49। दूसरा क्या हो जाएगा? 49 से 1 26 का 48। 1 का कोई भी पावर नहीं लिख रहे हैं। अगला हो जाएगा 49 से 2 26 का पावर 47। लास्ट क्या हो जाएगा? तो लास्ट में आपका होगा 49 से 49। 1 का कुछ भी पावर है तो 1 का पावर आपका क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा, नहीं लिखेंगे। 26 का तो पावर होगा नहीं, लेकिन ये प्लस हमने गलत लिखा है, ठीक है। ये प्लस आपका एक्चुअली क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 में माइनस था ना, फिर 2 में प्लस होगा, 3 में माइनस होगा, 4 में प्लस होगा। तो ये हो गया। और इसके पहले का टर्म आपका क्या होगा? तो आपका इसका पहले का टर्म क्या होगा? आपका इसका पहले का टर्म हो जाएगा क्या? 49 से 48 into 26। अब यहां पूरे में कितना कॉमन आ जाएगा? ये आपका मल्टीपल ऑफ 26 है। चलिए अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। इसमें जो भी आएगा उसमें 26 आएगा, तो ये आपका क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 26। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 into मल्टीपल ऑफ 26 और -5 into 1। ये मल्टीपल ऑफ 26 को आप 13 into 2 भी लिख सकते हैं। ये तो आपका हो गया डिविजिबल बाय 13। इस बात को समझ रहे हैं ना? चलिए इस लाइन को भी इरेज कर देते हैं। ये पहला लाइन था, आपने नोट कर लिया होगा। ये आपका क्या होगा? डिविजिबल बाय 13 और ये -5। तो आंसर क्या होगा? रिमाइंडर -5 नहीं, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर आप 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जब भी होगा 1 से लेकर 12 के बीच में होगा। तो इसमें दूसरा नया पॉइंट है, हमने बोला था ना, सेकंड न्यू पॉइंट। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो आप रिमाइंडर क्या लिखेंगे? -5 + 13 मींस आप क्या? 8। जिससे डिवाइड कर रहे उसको ऐड कर देंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे आप ये 99 से डिवाइड किए, 8 बार में कर दिए, रिमाइंडर क्या आ गया? -5। मींस आपको 1 टाइम लेस डिवाइड करना था,
क्योंकि आपको 1 टाइम लेस डिवाइड करना था तो आप कितने बार में डिवाइड करते? 7 बार में, तो क्या आता है? 8 आता है। तो ये डिफरेंस कैसे सीधा मिल जाएगा? अब इस -5 में इस 13 को ऐड कर देंगे, तो ये आप ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर नेगेटिव आएगा, तो इस नंबर को ऐड कर देना है। मींस यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां से 13 निकालो, उस 13 में से 5 को हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये सेकंड है अपने आप पॉइंट था। ये क्वेश्चन आपका ठीक ठाक लेवल का है, ठीक है। जाते जाते हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि हम लोग तो मोस्ट ऑफ द टाइम बाइनोमियल पे ही कंसंट्रेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बाइनोमियल पे ही कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है आज का, आप लास्ट क्वेश्चन मान सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन a plus b plus c to the power 100। अगर ये बाइनोमियल नहीं रहा तो क्या होगा? अगर ये बाइनोमियल नहीं रहा तो क्या होगा? ठीक है, छोटा सा लॉजिक है, आप उस लॉजिक को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से आप देख लेंगे, जो भी 8-9 होगा। देखिए इस लॉजिक में आपका क्या है, आप इसको ऐसे लिखे a plus b plus c का पावर। हालांकि क्वेश्चन नॉर्मली आईडी वाले बैच में n पे देते हैं, आपको 100 पे दे दिया। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। बाइनोमियल है मतलब 2 में ले ही लेना है। अब हम b plus c को कंबाइन एक साथ यूज करेंगे। पहला क्या होगा? 100c0 a का पावर 100। दूसरा क्या होगा? 100c1 a का पावर 99 b plus c। तीसरा क्या होगा? 100c2 a का पावर 98 b plus c का स्क्वायर। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे हम, और ये फाइनली आपका कहां तक चला जाएगा? ये फाइनली आपका आ जाएगा 100c100 b plus c का पावर 100। तो अब ध्यान से देखिए, 100c0 a to the power 100 एक टर्म है, ठीक है, हाँ सर एक ही टर्म है। 100c1 a to the power 99 b plus c, ये 2 टर्म है। तो सर 2 टर्म कैसे हो गया? इस फुल लेवल याद कीजिए, टर्म किसको बोलते हैं? जो प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड है, टर्म किसको बोलते हैं? ये नहीं बोलेंगे कि सर 1 टर्म हो गया 2 टर्म हो गया। टर्म किसको बोलते हैं? जो प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड है। तो ये एक्चुअली आपका क्या है? 100c1 a का पावर 99b प्लस 100c1 a का पावर 99c। आई बात समझ में? तो ये आपका एक टर्म, ये आपका कितना मिल गया? 2 टर्म मिल गया। अगर हम इसकी बात करें 100c2 a to the power 99b plus c होल स्क्वायर की, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे 100c2 b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर, तो बेसिकली ये इससे गुना होगा। a का भी पावर है 98 है, 99 गलत लिख रहे हैं, तो जरूरत हमको नहीं है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 टर्म। ये कितना टर्म है? ये आपका 3 टर्म है। तो ये तो आपको 1 टर्म मिल गया, ये तो आपको 2 टर्म मिल गया पूरा। वो डिपेंड किया b प्लस c पर। इसमें आपको कितना टर्म मिल गया? 3 टर्म b प्लस c के होल स्क्वायर में, बाकी तो मल्टीप्लायर है। टर्म इज डिसाइडेड बाय प्लस और माइनस साइन। अगला a प्लस b का अगला क्या होगा? b प्लस c का होल क्यूब। तो उसमें अगला जो टर्म होगा 100c3 a to the power 97 b plus c का होल क्यूब, उसमें कितना टर्म मिलेगा? उसमें मिलेगा 4 टर्म। और फाइनली यहाँ कैसे 10 लिख दिया, इसमें आपका कितना टर्म मिलेगा? इसमें आपका 101 टर्म मिलेगा। लॉजिक समझ में आया? जो टर्म मिलेगा b plus c के पावर 100 को एक्सपेंड करेंगे तो बाइनोमियल में n plus 1 होता है, 101 टर्म मिलेगा। टोटल को ऐड कर दीजिए, प्रोग्रेशन पे आ गया। क्वेश्चन बता दें, ऊपर में एक बार आंसर लिखिए। Therefore, number of terms तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना हो गया? ये हो गया पहला 1 2 3 4 अप टू कितना? 101। तो ये क्या हो गया? 101 into 102/2, याद है ना? n into n plus 1/2 sigma n into n plus 1/2, 101 into 51। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आप कर लेंगे। तो आज जो हमने बताया ना, आज हमने आपको बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन बताया, और आज हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव देंगे जो पिछले 2-3 क्लास पे बेस्ड होगा। अभी तक आपको सब्जेक्टिव देते आ रहे हैं, तो क्योंकि हमको सिखाना जहाँ होता है वहाँ से सब्जेक्टिव पे चले आते हैं। जहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करवाने ऑब्जेक्टिव, यही पैटर्न है, शायद अब तक आप पकड़ लिए होंगे। ठीक है,
तो इसको आप कीजिएगा। हम यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए उसका हम डिस्कशन अगले क्लास में कर देंगे, ठीक है, उसका हम डिस्कशन, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है, ये इसका पार्ट है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो ये सही है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, हम बोल देते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 plus x plus 1 by x to the power 100. Find the number of terms in 1 plus x plus 1 by x to the power 100. और इसका आंसर इतना नहीं होगा, बस हम आपको ये बता दें इसका आंसर इतना नहीं होगा। चलिए हम आपको कुछ ऑप्शन भी दे दें, 101, 201, 501, 5000, कुछ हमने हिंट दे दिया। अगर इसमें से आपका कोई एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ हमने दिया, एक्चुअल आंसर नहीं बताए। अब आप बताइए अगले क्लास में। चलिए इस क्वेश्चन को तो हम डिस्कस कर ही देंगे, और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का और प्रॉपर्टी हम बताएंगे। और क्या बताएंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे एक प्रॉपर्टी आपका आएगा, ये सब आप पढ़ कर रख सकते हैं, r into NCR, n into n minus 1 CR minus 1 and so on। पर क्वेश्चन बनाए बाइनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे के क्लासेस में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, थैंक यू।